तो अब एक दबाव था, तो मैं फिर लिट्टी चोखा बेचने लगा। फिर उसी से कुछ पैसे इकट्ठा किए, फिर नहीं हो पा रहा था कुछ भी, जीवन में कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं एक गुड्डू रंगीला है, उनके यहाँ पे मैं 6 महीने नौकरी भी किया, एक सर्वेंट का, यानी गुड्डू रंगीला के यहाँ झाड़ू पोछा लगाना, कपड़ा धोना, चाय बनाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। वहाँ पर राधे समरसिया जी से भी मिलता था मैं, बादल बवाली जी से भी मिलता था, बहुत सारे एक्टर कलाकार जो गायक हैं, सिंगर, वो आते। पैसे नहीं होते थे तो आदमी बस के छत पे बैठ के जाता था। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल सफ़र करता था मैं, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। लड़की बन के मैं एक गाना किया था, चूसता देवरा चूसता, और वो गाना रातों रात मुझे पता नहीं कहाँ लेके गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। और उसके बाद उसी टाइम पे दशहरा का मौसम माहौल था, और मैं लगातार 15 दिन तक डे नाइट कार्यक्रम करता रहा। हमारे साथ में अभी एक जो शख्स है, नाम का मोहताज नहीं है। मैं अभी मेरे साथ में है खेसारी लाल यादव जी। मैं इनसे जानूंगा कि क्या इनका संघर्ष रहा कि आप खेसारी लाल यादव जो बचपन में गरीबी में पला बढ़ा, वो शख्स आज ब्रांड बन गया है, तो उसका सफर एक बार आप बताएं सर, वो बनने में कितनी मेहनत है खेसारी लाल यादव को? देखिए, उसको हम संघर्ष नहीं कह सकते हैं, वो एक सफर है जो हर इंसान का, जिसके पहले एक अच्छा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, उसके बाद आदमी ग्रेजुएट करता है। तो जो अगर पढ़ने की इच्छा है तो शायद दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसी तरह वो संघर्ष नहीं, बल्कि वो मेरा एक रास्ता था जो मैं धीरे धीरे बनाते गया। पहले मैं दूध बेचा, भैंस चराया, भैंस चराने के बाद वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। फिर छलकुटन, रामायण, महाभारत के लोगों के साथ मैंने अपना वक्त बिताया। रात बिहार में ही सर? हाँ, रात भर झाल बजाता था, सीखता था। और मैं लोकगीत के लिए कभी ट्राई नहीं किया था। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं रामायण महाभारत का गायक बनूं, और मेरी गायकी भी उसी तरफ थी, लोकगीत की तरफ नहीं थी। बट ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। फिर मैं यहाँ से चला गया क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैं लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया, क्योंकि अब कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो कोई रास्ता था नहीं। और फिर मेरी शादी हो गई तो और दुविधा हो गया। घर परिवार का एक दबाव होता है। हर माँ बाप ठीक है, पाल पोस के बड़ा करता है, उसके बाद उसकी दायित्व खत्म हो जाती है जब वो शादी कर देता है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी आपके पास आ गई, जिम्मेदारियाँ हो जाती है, तो भाई आपको भी कमाना पड़ेगा। तो अब एक दबाव था, तो मैं फिर लिट्टी चोखा बेचने लगा। फिर उसी से कुछ पैसे इकट्ठा किए, फिर नहीं हो पा रहा था कुछ भी, जीवन में कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं एक गुड्डू रंगीला है, उनके यहाँ पे मैं 6 महीने नौकरी भी किया, एक सर्वेंट का, यानी गुड्डू रंगीला के यहाँ? हाँ, एक नौकर का। फिर मैं लोगों के पीछे पीछे घूमता था, टी सीरीज जाता था, कोरस गाता था। फिर गाने के बाद चीज़ें हो नहीं रही थी, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर मैं एक भारतीय कैसेट थी, उसमें मैं कम से कम 1.5 साल रहा। वहाँ भी सर्वेंट का ही काम किया, मैंने एक नौकर के तौर पे काम किया। झाड़ू पोछा लगाना, कपड़ा धोना, चाय बनाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। वहाँ पर राधे समरसिया जी से भी मिलता था मैं, बादल बवाली जी से भी मिलता था, बहुत सारे एक्टर कलाकार जो गायक हैं, सिंगर, वो आते थे। और मेरा काम यही होता था कि भाई उनका खाना बनाकर, चाय बनाकर देना, जूठा धोना, यही सब काम होता था। और एक ऊर्जा थी कि ताकि स्टार के साथ हूँ, मैं स्टार के पास हूँ, तो वो एक कि इतना लोग मेहनत करते हैं लेकिन स्टार के पास नहीं, एनर्जी आता होगा। हाँ, क्योंकि यार ये लोग स्टार है, और होता है ना, सबको पाने की इच्छा होती है। तो उस समय एक मैं गायक के तौर पे नहीं, बल्कि एक फैन के तौर पे था। लेकिन अब मुझे क्या पता था। फिर धीरे धीरे संघर्ष हमारे जीवन में महेश परदेसी जी का योगदान रहा। उसके बाद हमारे गांव से ही कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े मेरे से, जो कि हम लोग एक दूसरे के पूरक बन के और फिर शुरू किए। और धीरे धीरे करते करते एक डिस्ट्रिक्ट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, बजते बजते फिर अपना कैसेट खुद ही खरीदना पड़ता था मुझे। फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करता था। खुद बनाते थे, खुद खरीदते थे? खुद खरीदता था मैं। खरीद के फिर मैं दुकान पे पोस्टर चिपकाना, दुकानों पे लेकर जाना। पैसे नहीं होते थे तो आदमी बस के छत पे बैठ के जाता था। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल सफ़र करता था मैं, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। लेकिन करते करते धीरे धीरे एक गाना मेरा आया था मालभिटाई मेला में, और उसमें मैं लड़की बन के मैं एक गाना किया था, चूसता देवरा चूसता। और वो गाना रातों रात मुझे पता नहीं कहाँ लेके गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। और उसके बाद उसी टाइम पे दशहरा का मौसम माहौल था, और मैं लगातार 15 दिन तक
डे नाइट कार्यक्रम करता रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कैसेट पॉपुलर हो गया। अचानक से? हाँ, अचानक से कि मैं डे नाइट शो करने लगा, क्योंकि लोगों को खेसारी चाहिए था और मेरे पास डेट नहीं थे। लगातार बुकिंग। तो एक अलग ऊर्जा हुआ कि रातों रात हुआ क्या मेरे साथ। फिर मैं उसके बावजूद भी मैं कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं किया था कि नहीं मैं हीरो बन पाऊंगा। मतलब आपको लगता था मैं गायकी करूंगा? हाँ, मैं मेरे जीवन में कि मैं गायक बनूं और मैं लोगों का प्यार पाऊं और उनके साथ लोग मुझे जाने, बस इतना ही एक ध्येय थी मेरी, बाकी कुछ नहीं थी। तो धीरे धीरे जब कैसेट में जो भी गाता था सारा हिट होता था और होते चला गया और आज तक वो सिलसिला जारी है। तो मैं कभी मेहनत से भागा नहीं। फिर मुझे एक आलोक सिंह जी हैं जो कि हमारे मुजौना गाँव है, बेलथरा रोड, बलिया। उन्होंने मुझे साइन किया 11,000 रुपये में। इतना होने के बाद सर? इतना कुछ होने के बाद 11,000 में आपको साइन किया गया मूवी के लिए? मूवी के लिए। अच्छा। वो आज तक मैंने चेक नहीं डाला, वो आज भी मेरे पास चेक पड़ा हुआ है। तो फिर मैं सिनेमा करने 6 महीने बाद 2011 में उनके गांव पे गया। तो उस समय मुझे समझ ही में नहीं आता था कि सिनेमा होता क्या है। कैमरा इतना बड़ा बड़ा देख के खुद ही डर लगता था। फिर पहला सिनेमा किया, उसके बाद उसका शेड्यूल लगा बॉम्बे शेड्यूल जब लगा तो मैं 50% अपने आप को प्रूफ कर चुका था सिनेमा के मामले में। और मुझे सब कुछ समझ में, क्योंकि मैं सीखने की ध्येय आज भी है और आजीवन जब तक आदमी जिएगा तब तक रहेगी। अभी प्रूफ किया आपने, आप फिल्म में आना चाहते थे इसलिए आपने प्रूफ किया, या फिर आपको प्रोड्यूसर ने या फिर डायरेक्टर ने? एक जिम्मेदारी के साथ मैंने काम की। जब उन्होंने मुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया तो एक मूवी में कम से कम उस बीच में मेरे 60 से 70 लाख रुपए लगी थी, क्योंकि मेरा अमाउंट नहीं था। तो 60-70 लाख में उनकी सिनेमा बन गई थी। और मुझे लगा कि यार 60 लाख रुपए तो मेरे पापा मुझे कभी नहीं खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि करते अगर उस हैसियत में रहते तो। सही बात। लेकिन मेरी पापा की क्षमता वो नहीं थी। वो भी लीटी बेचते थे मेरे साथ, और वो भी चाना बेचकर हम लोगों को पाले। तो उसकी वजह से मैं लगातार खुद पे मेहनत करना शुरू किया और मैं खुद से प्यार करना बंद कर दिया। मैं बोला कि नहीं, अब खुद से प्यार नहीं करूँगा। मैंने प्यार किया ताकि मेरे से लोग प्यार करें। मैं खुद को इतना जलाया, इतना आग में दौड़ाया, जिम करना भी है। और मैं 2016 से जिम स्टार्ट किया, उससे पहले नहीं किया था। और लगातार डांस, लगातार फाइट, दौड़ना, सुबह 4 बजे उठना, 12 बजे सोना, खाने का कोई ठीक नहीं। और मेरा आगे पीछे मेरा घर परिवार मेरा कोई नहीं था जो कि मेरा हेल्प कर सके। आपके बॉम्बे शहर में एक आदमी थे जो मनोज तिवारी के सब काम देखते हैं, विकास सिंह वीरप्पन नाम है उनका। वो अपने घर में मुझे 6 महीने तक रखे। उसके बाद मनोज भैया के बंगलों में मैं करीब 6 से 7 महीना रहा, वही मुंबई में। फिर मैंने अपना एक 20,000 का रूम था, इतना ही बड़ा रूम था। अच्छा। मैंने वहाँ लिया और एक गद्दा डाल दिया। मतलब 20,000 रुपये महीने लगता था उसमें? हाँ। और फिर मैं लगातार वहीं से होटल से खाना खाता था, क्योंकि खाना बनाने आता नहीं मुझे, सिर्फ रोटी बनाने आता है। और एक आदमी के लिए, अकेला आदमी के लिए खाना क्या बनाऊँ, तो थोड़ी सी टफ होती थी अकेला रहना। फिर लगातार सिलसिला जारी हुआ, सिर्फ सिनेमा बहुत बड़ी हिट हो गई। फिर मुझे रामाकांत प्रसाद बहुत बड़े डायरेक्टर सर, उस फिल्म का नाम एक बार जिक्र करें। साजन चले ससुराल। साजन चले पहला मूवी था और 50 डे हुआ हर हॉल में, और लगातार वो सिनेमा चली। उसके बाद कट्टू मेरा सिनेमा हुआ जान तेरे नाम, वो भी 50 डे हुआ। फिर तीसरी मूवी आई दिल लेगी लोहनिया वाली, वो भी 50 डे। फिर चौथी मेरी मूवी थी लहू के 2 रंग, वो भी 50 डे। मेरी नागिन थी 50 डे। मैंने लगातार 5 से 7 फिल्म मेरा 50 डे, हाँ 50-50 दिन चला। और उसके बाद एक ऐसा माहौल आया कि आज सबके सामने। खेसारी जी, एक चीज जानना चाहूंगा मैं कि वो दौर भी आपने देखा है। अभी आप बाइक से आ गए यहाँ। सर, कैसा लगता है ये जीवन जी के, और क्या उसे मिस करते हैं क्या? नहीं, मैं मिस इसलिए नहीं करता उस जीवन को, क्योंकि मैं आज भी उसी हिसाब से जीता हूँ। अपने हिसाब से जो खेसारी को दिल करता है वही करते हैं। हाँ, जो खेसारी पहले था, आज भी मैं पैदल चलने कतराता, आज भी मुझे बाइक से चलना होगा कहीं मिलने। अब अपने घर में आ रहा हूँ तो मुझे क्या इनके सामने क्या स्टैंडर्ड दिखाना है। अब मनोज भी मेरे फैमिली के एक हिस्सा है, बड़े भाई के तौर पे हैं। कुछ भी दुख सुख होता है तो हम एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अपनों से क्या स्टैंडर्ड है, किससे, जितनी भी पब्लिक मुझे प्यार करती है सब तो मेरे अपने ही हैं। मेरा स्टैंडर्ड अगर देखना है तो मैं पर्दे पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो जगह है दिखाने की। बिल्कुल। जिन्होंने मुझे बनाया है उनके सामने मैं अपना स्टैंडर्ड दिखाऊँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इनको गिराने में कितना टाइम लगता है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबका बच्चा बन के उनके गोद में खेलूँ। जवान होने पे तो बाप भी अपने बच्चों को गोद से उतार देता है, क्योंकि वो भार सह नहीं पाता है। तो स्टडम का भार उतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप अपने गार्जियन पे हावी हो जाएं। आज भी मैं गार्जियनशिप में काम करता हूँ। मेरे फादर हैं, उनके आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना कुछ लेना है तो पापा से ज़रूर सलाह करता हूँ। बड़े भाइयों से, हाँ, बड़े भाइयों से सलाह करता हूँ। मैं आज भी अपने खर्चे के लिए अगर मैं घर पे रहता हूँ तो पापा से पैसा कितना भी दे दूँ उनको, लेकिन उनसे पैसा मांग के ही लेता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं आज भी बीवी मेरी होती है, अब उस जगह पे मैं अपने माँ की जगह पे अपने बीवी को रख दिया हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उससे पैसा मांग के लेता हूँ। मतलब खेसारी लाल जो कमाता है वो अपने घर में दे देता है, और जो जरूरत पड़ता है तो आप ले लेते हैं। मांग के लेता हूँ, क्योंकि उसमें खुशी मिलती है मुझे। बहुत हैं, ईश्वर ने बहुत दिया, लोगों ने बहुत दिया, और वो मेरी ईश्वर जो है मेरी जनता है। लेकिन मांग के लेने में जो आनंद होती है ना, वो लगता है कि अपनापन है। मैं आज भी फ़कीर की तरह हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे मालिक कोई और है जो मेहनत नहीं करता है लेकिन मेरी मालिक है, क्योंकि मैं उस लायक उनको बनाया है। हम कोशिश की है कि अपनों को अहमियत हमेशा बढ़ा रखें, जो हमारे जीवन में उनकी उपलब्धि रही है। सर एक चीज में थोड़ा कड़ा होगा आपके लिए, लेकिन एक सवाल है। एक सवाल ये है कि बिहार और यूपी में हिंदी के बाद जो सबसे बड़ी भाषा है वो भोजपुरी है सर, लेकिन भोजपुरी का स्तर इतना निम्न हो गया है कि लोग अश्लील गाने बहुत ज्यादा चलने लगे हैं सर। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और बहुत सारे आपके भी सर कुछ अश्लील गाने आए हैं। नहीं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इससे दूर नहीं हूँ, मैं भी भोजपुरी समाज से हूँ। बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अगरबत्ती बेचूँ जी। अगरबत्ती मैं भी बेचना चाहता हूँ, बट मैं अगरबत्ती खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए। अश्लीलता सिर्फ गायकों में नहीं होती है, कुछ सुनने वालों में भी होती है। आप अगर उस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो दुनिया क्यों नहीं उधर उस तरफ भागेगी। मेरे कहने का मतलब, जहाँ लोगों को लगेगा कि नहीं मुझे एंजॉय मिल रहा है। कितने सारे आप दूध की डेयरी देख रहे हैं इस शहर में। मुझे लगता है कि जितने भी शाकाहारी भोजन करने वाला कितना होटल मिलेगा आपको? बहुत कम। तो क्योंकि उसकी बिक्री बहुत कम है। लेकिन हाँ, जहाँ तक समाज की बात है तो समाज में अश्लील नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध मैं भी करता हूँ। और डे बाई डे कोशिश अब हम भी कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपने आप को अलग करना है और अलग जिंदा रह के करना है। मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे दुनिया सुन रही है और मेरे बातों पे अमन करेगी। लेकिन मैं अगर आज देखिए, भरत शर्मा से बेहतर तो कोई नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। भरत जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया, सही बात, आज भी जब तक जिएंगे करेंगे। बट आज वो घर बैठ गए, क्यों? इन्हीं लोगों ने उनको स्टार बनाया था ना। तो आज ये बताइए, आज ये समाज क्यों उनको दरकिनार कर दी? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। सर एक बात बताऊं आपसे, मार्केट में जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको दुनिया सुनेगी। तो ऊपर नीचा इस धरती पे हर भाषा में होता है। हर भाषा में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोग कुछ वर्ग के लिए होती है। तो मेरे पास मैं देवी गीत भी गाता हूँ, मैं भगवान कृष्ण का भजन भी गाता हूँ, मैं भोले शंकर का भजन भी गाता हूँ, मैं छठ का भी गीत गाता हूँ। ऐसा नहीं कि खेसारी सिर्फ अश्लील गाता है। हाँ, कुछ हमारे भाषा ऐसे हैं, अगर देखा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा अश्लील तो हमारे माँ बहन बेटी गाती है। आप कभी तिलक उलक में गए हैं? सर वो एक पार्ट होता है, जैसा कहा जाता है। बताइए, मेरे कहने का मतलब क्यों पार्ट है? वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कैसे संस्कृति? गाली? अच्छा, इस धरती का कौन सा गाली संस्कृति से जुड़ा है मुझे बताइए। कहीं रामायण में लिखा है? कहीं रामायण में लिखा है? कहीं महाभारत में है? नहीं ना। तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है? अच्छा सर एक चीज बताइए, ठीक है, लेकिन उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है सर? सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो सरकार की, गवर्नमेंट की। बिल्कुल सर उसके साथ में हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बताइए, आप लॉकडाउन लगा देंगे। जी जी। सरकार ने लॉकडाउन लगाया। जी जी जी। अगर ब्रेकेट नहीं डाला होता, प्रशासन टाइट नहीं किया होता, तो क्या कोई नियम को पालन करता? सरकार एक अगर सेंसर बोर्ड बैठा दे और वो ये बता दे कि भाई अगर आप गलत गाना गाओगे, विदाउट सेंसर बोर्ड के वो चीज़ें पास नहीं होनी चाहिए। तो सब लोग कैसा नियम आना होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। हर समाज के लिए सेंसर बोर्ड। ये बताइए, फिल्म में सेंसर बोर्ड है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में, दुनिया के किसी भी दुनिया की फिल्म होगी उसके लिए सेंसर बोर्ड है, जहाँ से पास होके, जहाँ से 10 लोग ये डिसाइड करते हैं उस भाषा के लोग कि ये गलत है या सही है। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारी सरकार तो, सच पूछिए तो बिहार की सरकार हो या चाहे यूपी की सरकार हो, सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं।
इंटरटेन पे किसी का ज़्यादा योगदान नहीं है। हाँ, आज यूपी में इंटरटेन पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरटेन को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। आज हम लोग सारे लोग बिहार के कलाकार हो, देखिए वहाँ पे एक नियम है कि यूपी के कलाकार अगर होंगे तो आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, अगर तो यूपी के कलाकार यूपी के अगर कलाकार हैं तो। जी जी। लेकिन अगर बिहार के हैं तो आपको कम मिलेगी। तो हमारे बिहार सरकार को तो ये समझ में आता नहीं। बिहार सरकार को अब हमें तो लगता है कि हम घर बैठ जाएंगे जिस हिसाब से हमारी बिहार सरकार की व्यवस्था है। क्या इंटरटेन एक योगदान नहीं है? आज कम से कम 80 से 90 लाख रुपए हम यूपी गवर्नमेंट को दे जाते हैं अपने फिल्म के माध्यम से। इंटरटेन के माध्यम से हमें मिलता है 50 से 60 लाख रुपए। तो हमारा लगा कितना? 20 लाख ना। बिल्कुल 20 लाख ना। तो हमने तो दो लोगों को रोजगार दिया ना, वो यूपी के लोगों के पास पहुंची ना, तो उसी को रिटर्न हमें यूपी सरकार देती है। तो अगर वही व्यवस्था बिहार में भी हो तो हम यूपी शूट क्यों करेंगे? हम यूपी शूट करने क्यों जाएंगे? हम किसी और राज्य में शूट क्यों करने जाएंगे? अगर हमारा बिहार सरकार इंटरटेन को लेकर सक्रिय हो जाए, इंटरटेन को लेकर अगर उनका जागरूकता हो जाए, उसके लिए काम करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि सारे बिहार के कलाकार और चाहे हिंदी के भी कलाकार, बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे लोकेशन हैं जो कि दुनिया को पता नहीं, और उस पता करने के लिए एक इंटरटेन ही है जो दुनिया को बताती है कि ये मेरा बिहार है। मतलब यहाँ भी के लिए किसी पर्यटन की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल। विदेश से बुलाने के लिए जरूरत नहीं है आपको टिकट कराने की, सिर्फ आप व्यवस्था अच्छा दे दीजिए, दुनिया आपके पास आ जाएगी।